नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के इस गेम का होगा दी एंड, मोदी सरकार ने बनाया ब्लूप्रिंट। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अफगानिस्तान में भारत की नए कूटनीतिक पहल से चित हुए विरोधी देश, कश्मीर पर तालिबानी रुख से चीन पाकिस्तान को लगा झटका। एक्सपर्ट्स की क्या है राय आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कश्मीर में आतंक के नेटवर्क पर करारा प्रहार, 48 घंटे में 1 दर्जन आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हम सीमा पर मौजूदा स्थिति में बदलाव को किसी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में हुई फिर बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से बोट में आई 250 करोड़ की हेरोइन हो गई जब्त। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बॉर्डर पर पाकिस्तान के इस गेम का होगा दी एंड, मोदी सरकार ने बनाया इसको लेकर ब्लूप्रिंट। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान से लगातार ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई की साजिशों को नाकाम करने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार इसके लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग कर रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान से सटे कुछ इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं, वहीं दूसरी ओर देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर सरकार काम कर रही है। काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में इस हफ्ते बड़ी बैठक की गई और इस बैठक में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के मुखिया मौजूद थे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अगुवाई में हुई बैठक में पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन पर चिंता जाहिर की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अफगानिस्तान में भारत की नई कूटनीतिक पहल से चित हुए विरोधी देश, कश्मीर पर तालिबानी रुख से चीन पाकिस्तान को क्यों लगा झटका, एक्सपर्ट व्यू आपको बताएंगे दोस्तों। जहां दोस्तों, तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय दल अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचा है। भारतीय दल ने तालिबान हुकूमत से कई मुद्दों पर बातचीत की है। काबुल पहुंचे भारतीय दल पर चीन और पाकिस्तान की पैनी नजर है। आखिर भारतीय दल की इस यात्रा के क्या निहितार्थ हैं? चीन और पाकिस्तान को भारतीय दल की यात्रा क्यों अखर रही है? चीन और पाकिस्तान की बड़ी चिंता क्या है? क्या भारत और तालिबान के साथ कूटनीतिक रिश्ते शुरू हो रहे हैं? इन तमाम मसलों पर क्या है विशेषज्ञों की राय? जी हां दोस्तों, विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष वी पंत का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का हिमायती रहा है। अमेरिकी नौसैनिक की अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान के समर्थन में वो खुलकर सामने आया था। पाकिस्तान की मंशा जरूर रही होगी कि वो वहां सक्रिय आतंकवादियों के रुख को कश्मीरी घाटी की ओर मोड़ सके। हालांकि तालिबान ने काबुल में सत्ता ग्रहण करने के बाद साफ कर दिया था कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। तालिबान का ये स्टैंड पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद भारत ने अपने दूतावास के सभी कर्मियों को वापस बुलाकर ये संकेत दिया था कि अफगानिस्तान में ये लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में आतंक के नेटवर्क पर करारा प्रहार, 48 घंटे में 1 दर्जन आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर हुए गिरफ्तार। जहां दोस्तों, वादी में टारगेट किलिंग्स की साजिश को नाकाम बनाने और श्री अमरनाथ की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2022 को पूरी तरह सुरक्षित बनाने की रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते 48 घंटे के दौरान 1 दर्जन आतंकियों व उनके मददगारों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां जम्मू संभाग के जिला कठुआ से लेकर उत्तरी कश्मीर में एलओसी के साथ सटे जिला कुपवाड़ा में चलाए जा रहे हैं। अभियान के तहत ये हुआ है और पकड़े गए सभी आतंकी व उनके मददगार गुलाम कश्मीर में बैठे आतंकी कमांडरों के साथ लगातार संपर्क में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीते सप्ताह दिल्ली में हुई एक सुरक्षा समीक्षा बैठक में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को रोकने और श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा को पूरी तरह सुनिश्चित बनाने की एक रणनीति तैयार की गई है। और इस रणनीति के तहत प्रदेश में आतंकियों, उनके समर्थकों और मददगारों के खिलाफ सुनियोजित और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करते हुए उनके नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हम सीमा पर मौजूद स्थिति में बदलाव को किसी कीमत पर नहीं करेंगे बर्दाश्त, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। जी हां दोस्तों, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 8 साल पूरे हो चुके हैं। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा है कि सुरक्षा के स्तर पर हमारी सरकार वही करेगी जो भारत की बेहतरी के लिए जरूरी होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उन
विश्वसनीय साझेदारों की भी सराहना हम करते हैं जो हर रोज़ भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीदों पर वीटो लगाने का अधिकार हम किसी को नहीं देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की विदेश नीति की सोच अधिक वैचारिकता और ऑपरेशन के स्तर पर स्पष्टता दर्शाती है। फिर चाहे कोरोना महामारी का दौर हो या फिर मौजूदा आर्थिक चुनौतियां, भारत अपने पड़ोसी देश के लिए कई मील आगे बढ़ा है और ये आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम वैक्सीन मैत्री को अहम उपलब्धि मान सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में हुई फिर बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान से बोट में 250 करोड़ की हेरोइन कर ली गई जब्त। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में एक बार फिर ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान में आ रही 250 करोड़ की हेरोइन कच्छ के पास पकड़ी गई है। गुजरात एटीएफ और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान से बोट में लाया जा रहा ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। मुद्रा पोर्ट से 500 किलो का करोड़ों रुपए का ड्रग्स बरामद होने की घटना अभी ताजी ही थी कि इस नई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और इस कार्रवाई में करीब 250 करोड़ रुपए की 50 किलो हेरोइन जब्त की गई है। बीएसएफ को ये टिप मिली थी कि पाकिस्तान से ड्रग्स की एक बड़ी खेप भारत लाई जा रही है। बीएसएफ ने इस बारे में एटीएस से संपर्क किया और फिर इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से गुजरात में लगातार ड्रग्स स्मगलिंग से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में गुजरात एटीएस ने ड्रग्स विरोधी कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। गुजरात एटीएस के अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। एटीएस के उप अधीक्षक भावेश रोजी ने कच्छ के पास जखाऊ बंदरगाह के पास के समुद्र में ये कार्रवाई होने की बात कही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी कल करेंगे टूर ऑफ ड्यूटी का ऐलान। तीनों सेनाओं में युवाओं के लिए खोलेगा रास्ता। जानिए क्या है ये योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार तीनों सेनाओं में बड़े सुधार और आधुनिकीकरण की दिशा में कदम तेज करने की तैयारी में है और इस दिशा में टूर ऑफ ड्यूटी योजना के तहत युवाओं को सेना से जोड़ने का बड़ा ऐलान किए जाने का संकेत है। तीनों सेनाओं के प्रमुख बुधवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और संभावना है कि इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सैन्य सुधार से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजना टूर ऑफ ड्यूटी को तीनों सेनाओं में लागू करने की घोषणा कर दी जाए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के छोटे कार्यकाल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। सैन्य बलों में सुधार के साथ उनके खर्च कम करने के लिहाज से भी टूर ऑफ ड्यूटी योजना को कारगर माना जा रहा है। इस योजना के तहत करीब 50,000 जवानों की भर्ती होगी और 4 साल की नौकरी के बाद इसमें से 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% अधिक सक्षम लोग सेना में बने रहेंगे। लेकिन 4 साल तक सैन्य सेवा में रहे युवाओं को आगे के वैकल्पिक करियर का रास्ता रहेगा, जिसमें सरकार और सेना उनकी कौशल क्षमता के हिसाब से मदद करेगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना के बाद केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को मंजूरी दे सकती है और इसके मद्देनजर ही तीनों सेनाओं के प्रमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है। रुक करते हैं अगली। भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की बजाय अपने समुदाय की सुरक्षा पर दे ध्यान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की कथित विवादित टिप्पणियों पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्रालय के बयानों पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखती है और पड़ोसी देशों को अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर कुशलता से ध्यान देना चाहिए। इस संबंध में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन करने वाले एक देश का किसी दूसरे देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर टिप्पणी करना किसी के गले नहीं उतर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, अहमदिया सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के सुनियोजित उत्पीड़न की गवाह रही है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि बागची ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखती है, जबकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की सराहना की जाती है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हमारा पाकिस्तान से कहना है कि वो भय पैदा करने वाले दुष्प्रचारों में संलग्न
शांतिपूर्ण होने और भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास करने के बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा एवं कुशलता पर ध्यान केंद्रित करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भाजपा नेताओं की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी की रविवार को निंदा की थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया था कि भारत की वर्तमान सरकार धार्मिक स्वतंत्रता और विशेष रूप से मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है। पाकिस्तान ने इन विवादित टिप्पणियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सोमवार सुबह भारतीय उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने दी भयावह भूख की चेतावनी। G7 बनाम पुतिन के बीच भारत पर टिकी दुनिया की निगाहें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के लगभग 2.5 अरब आबादी पर इस समय भूखमरी का संकट मंडरा रहा है। गेहूं सहित अनाज की भारी कमी ने लाखों लोगों को विशेष रूप से अफ्रीका में भूखमरी और कुपोषण के कागार पर ला दिया है और ये ऐसा संकट है जो उन्हें वर्षों तक पीड़ित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र आने वाले महीने में भयावह भूख और मौतों की चेतावनी देने के लिए जोर जोर से खतरे की घंटी बजा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सैल ने पिछले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए एक तत्काल यात्रा की थी ताकि मालवाहक जहाज़ों द्वारा यूक्रेन से लगभग 20 मिलियन टन गेहूं प्राप्त किया जा सके, लेकिन भूख को कम करने के लिए उन्हें बिना किसी ठोस कार्रवाई के वापस आना पड़ा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का बड़ा कदम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम उठाते हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सोमवार को 76,000 करोड़ के टैंक, ट्रक, युद्धपोत और इसी के साथ आपको बता दें कि वारशिप और विमानों के इंजनों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन हथियारों और सैन्य साजो सामान को खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की सोमवार को हुई बैठक में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड के लिए कुल 76,390 करोड़ की खरीद के लिए एस्पेंटस ऑफ नेसेसिटी की मंजूरी दे दी गई है और AON किसी भी रक्षा खरीद के लिए होने वाले टेंडर की पहली प्रक्रिया होती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट। सीमा पार से भारत में घुसे कुछ आतंकी। LOC पर बढ़ी मुठभेड़ की घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर नियंत्रण रेखा पर स्थित बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिले में पिछले महीने हुई मुठभेड़ की घटनाओं को देखते हुए फिर से घुसपैठ की आशंका व्यक्त की है। सेना का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि सीमा पार से कुछ आतंकवादी घाटी में घुसने में कामयाब रहे हैं। एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र चिंता का गहरा विषय है। सीमा क्षेत्र पाकिस्तान आतंकवादियों, हथियार और गोला बारूद वगैरह भेजता रहता है। पिछले महीने कश्मीर के सीमावर्ती जिले में मुठभेड़ की कई घटनाएं हुई। पुलिस ने कहा कि 11 मई को बांदीपुरा के जंगलों में एक नए घुसपैठिया आतंकवादी मुठभेड़ के दौरान मारा गया और इसके 2 दिन बाद प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों को इसी जिले में एक अन्य मुठभेड़ की घटना में मार गिराया गया। पुलिस ने दावा किया कि 11 मई को हुई मुठभेड़ की घटना के दौरान 2 आतंकवादी भागने में सफल रहे और 9 दिन बाद 20 मई को सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से एक संदिग्ध घुसपैठियों को मुठभेड़ में मार गिराया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में अब आतंकी की जड़ पर होगा प्रहार। आतंक के पोषक तत्वों की सूची हो चुकी है तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें टारगेट किलिंग की घटनाओं पर लगाम के लिए अब सुरक्षा बलों ने और कराड़ू अपनाने की तैयारी कर ली है और अब की बार प्रहार सीधा जड़ पर करने की तैयारी है। सक्रिय आतंकियों के सफाई के साथ साथ उनके मददगारों और आतंक के पोषक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य पर हुई बैठक के बाद
थाना स्तर पर ऐसे तत्वों की सूची बनाने का कार्य आरंभ हो चुका है और प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां ऐसे तत्वों की पहचान के साथ उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने लॉन्च किया जन समर्थन पोर्टल। क्या है ये पोर्टल, लोगों को कैसे मिलेगा लाभ, इसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थन पोर्टल लॉन्च किया है। इससे सरकारी स्कीम के तहत लोन लेना आसान हो जाएगा और इस पोर्टल से 13 सरकारी स्कीम के तहत लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। फिलहाल 4 श्रेणी के लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी। इनमें शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत एवं जीवन यापन लोन शामिल है। लोन के आवेदन से लेकर उसकी मंजूरी तक सब काम जन समर्थन पोर्टल से ऑनलाइन होगा। पोर्टल के आवेदक अपने लोन की स्थिति भी देख सकेंगे और आवेदक लोन नहीं मिलने पर उसकी शिकायत भी ऑनलाइन कर सकेंगे। और इस पोर्टल पर सरकार 125 से अधिक लोन दाताओं को एक साथ लेकर आई है। तो दोस्तों, अब अगर शिक्षा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, कारोबार शुरुआत और जीवन यापन लोन लेना हो यानी लाइफस्टाइल लोन लेना हो तो इन सारे लोन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और अगर आपको लोन नहीं मिला तो उसकी शिकायत भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ये नई सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के लिए लेके आए हैं। तो आपको ये सुविधा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने जारी किए 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नए सिक्के। जी हाँ दोस्तों, क्या है इसकी खासियत आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की है जो दृष्टिहीन के अनुकूल भी है। ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं और मोदी ने वित्त मंत्रालय के आइकॉनिक सप्ताह समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि सिक्कों की ये नई श्रृंखला लोगों को अमृतकाल के लक्ष्य की याद दिलाएगी और लोगों को देश के विकास की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। सिक्कों पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का डिजाइन बना हुआ है और ये विशेष रूप से जारी किए गए सिक्के नहीं हैं बल्कि आम चलन में ये बने रहेंगे। इस मौके पर मोदी ने जन समर्थन पोर्टल की शुरुआत की है जो कि 12 सरकारी योजनाओं का क्रेडिट लिंक्ड पोर्टल है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी सरकार ने तैयार की 62 कुख्यात माफियाओं की लिस्ट। बुलडोजर चलाकर जब्त होगी इनकी संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शुरुआत से ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया था कि प्रदेश में अब माफिया के खिलाफ बुलडोजर गरजता रहेगा। सरकार लगातार माफिया, गैंगस्टर और गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों की जिलावार सूची तैयार कर उनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक कुख्यात माफिया की समीक्षा की गई है और इस दौरान शासन ने 50 माफिया और पुलिस मुख्यालय ने 12 माफिया को चिन्हित किया है और इन सभी 62 माफिया और उनके गैंग के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं